इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें एक क्रियाकलाप हम पढ़ चुके थे। उस क्रियाकलाप में हमने देखा था, मतलब हमारी हेडिंग थी कि पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब पदार्थ रेत के समान कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इन कणों के बीच रिक्त स्थान उपस्थित होता है। तो इस क्रियाकलाप को हम देख चुके थे। अब सेकंड हमारा मतलब हेडिंग है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। यहीं से हमारी अगली हेडिंग होगी, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे, लेकिन सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसमें भी क्रियाकलाप में दो ही क्रियाकलाप है। इसके बाद से हम क्रियाकलाप आपको लिखाएंगे नहीं, बुक से आप क्रियाकलाप पढ़िएगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा हम करके यहाँ पे बता देंगे। इसलिए क्रियाकलाप लिखने से कोई ख़ास मतलब नहीं है, उसको पढ़ा ही जाता है। पढ़ेंगे फिर उसमें समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। ये सेकंड क्रियाकलाप है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। उद्देश्य हमारा क्या, हम चाहते क्या हैं कि पदार्थ के कणों के आकार का अध्ययन करना, कि पदार्थ के कणों का आकार कितना छोटा होता है। हमें क्या क्या चाहिए, एक बीकर लेंगे। बताए थे बीकर किसे कहते हैं, मतलब ये भी एक जग के समान ही, मतलब एक कांच का बर्तन होता है जिसका जो मुंह होता है ना वो चोंच, बीक का मतलब होता है चोंच, तो चोंच के समान होता है। जैसा कि जनरल आप अगर मग देखे होंगे उसमें जो बना रहता है, वैसे ही बीकर में उसका भी मुंह बना रहता है। जल और पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक रासायनिक यौगिक है KMnO4। इसको हम लाल दवा भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट याद कर लीजिएगा। KMnO4 किसका सूत्र है, पोटेशियम परमैंगनेट। आप चाहें तो कोई कलर भी लेके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, समझिएगा क्या हो रहा है। क्रियाविधि कैसे करेंगे, एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लेकर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल घोल लेते हैं। जैसे आप स्याही अगर देखे हों बिना घुली हुई, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं चीनी के समान, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के भी क्रिस्टल होते हैं। कह रहा है कि 100 ml जल लीजिए एक बीकर में, और उस बीकर में 2 से 3 क्रिस्टल इसका मतलब कि घोल लीजिए पहले बीकर में। ठीक है, कई बीकर हमको लेना है, 4-5 यहाँ पे। आपको एक तो यहाँ फिगर यहाँ भी बनाना होगा, एक तो एक क्रियाकलाप में है तो बना भी लीजिएगा। तो 2 या 3 क्रिस्टल घोल लेते हैं। ये पूरा एक घोल तैयार हो जाएगा हमारा, एक सॉल्यूशन मतलब कलर तैयार हो जाएगा। इस विलयन से 10 ml घोल निकाल कर अब हमको क्या करना है, एक दूसरा बीकर लेना है, उसमें 90 ml जल रखना है। एकदम ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या जा रहे हैं। उसमें 90 ml जल रखना है दूसरे बीकर में, और इस पहले बीकर में से 10 ml घोल निकाल के उस दूसरे बीकर में डालना है। तो अगर हम पूछें कि दूसरे बीकर में कुल कितना सोल्यूशन हो गया, तो 90 पहले था जल और 10 ml हमने कलर मिला दिया, तो कुल मिला कितना हो गया, 100। इस विलयन से मतलब पहले बीकर से 10 ml घोल निकाल कर 90 ml जल में मिला देते हैं। दूसरे बीकर में कितना जल है, 90 ml जल में मिला देते हैं। दूसरा बीकर हमारा तैयार होगा। अब क्या करेंगे ना, एक हम तीसरा बीकर लेते हैं और उस तीसरे बीकर में भी 90 ml जल लेंगे, और फिर दूसरे बीकर से 10 ml घोल लेकर के उस तीसरे बीकर में मिलाएंगे। फिर ध्यान से सुनिए, फिर दूसरे घोल में से मतलब दूसरे बीकर में जो घोल तैयार हुआ है उसमें से 10 ml लेंगे और उसको हम तीसरे बीकर में मिलाएंगे, तो तीसरे बीकर का भी आयतन 100 ml हो जाएगा। इसका मतलब फिर दूसरे घोल में से 10 ml घोल निकाल कर तीसरे बीकर के 90 ml जल में मिला देते हैं। तीसरा बीकर तैयार। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार क्रमबद्ध तरीके से दोहराते हैं। फिर क्या करो, तीसरे से 10 ml निकालो, चौथे में 90 ml जल ले लो, उसमें डालो 10 ml, फिर चौथे से 5वें में, फिर 5वें से 6ठे में, 6ठे से 7वें में, 7वें से 8वें में। तो आपको सब में एक घोल तैयार हुआ मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको अंतर क्या होगा, मतलब क्या आपको दिखाई देगा, उसके बारे में बात करते हैं। परीक्षण का मतलब होता है देखना। हम देखेंगे तो क्या होगा,
पहली प्रक्रिया में घोल का रंग गहरा बैंगनी था, मतलब पहला बीकर था उसका सबसे गाढ़ा कलर उसी का होगा, तो उसका मतलब कलर कैसा था, गहरा बैंगनी था। उसके बाद 5 बार जल मिलाने पर, हम सिर्फ 5 तक ही जाते हैं, तो 5 बार 1 बाय 1 करके एक बीकर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, 5 बार जल मिलाने पर बैंगनी रंग हल्के गुलाबी रंग में बदल गया। जैसे जैसे हम पानी मिलाएंगे तो कलर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, और हल्का होते होते वो कलर हमारा क्या हो जाएगा, गुलाबी। उसके नीचे एक फिगर है, उसी में 4-5 बीकर का फिगर दिया होगा क्रियाकलाप में, एनसीईआरटी की बुक में है, आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि कई बार जल मिलाने पर भी घोल रंगीन ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड पानी की तरह दिखाई देने लगेगा, बल्कि कोई भी बीकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह कलर्ड ही दिखाई देगा, मतलब उसमें कोई ना कोई कलर दिखाई देगा, भले ही कलर हल्का हो या गाढ़ा हो, लेकिन कलर होगा। ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं होगा, मतलब पारदर्शी नहीं दिखाई देगा पानी की तरह से। वही कह रहा है कि कई बार जल मिलाने पर भी घोल रंगीन ही रहता है, केवल रंग हल्का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। कहने का मतलब जब लिक्विड हमारा कलर्ड दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा, इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और ये क्रिस्टल सब में हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे ना 1 बाय 1 करके, तो 10 बीकर तक भी कर दे तब भी कुछ ना कुछ कलर दिखाई देगा। हमने 1 से 2 ही क्रिस्टल यूज किया था, लेकिन उसका इतना छोटा होते होते इतना छोटा हो गया था कि अगले बीकर में वो कलर ट्रांसफ़र होता गया। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे स्पष्ट होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इस क्रियाकलाप से यह ज्ञात हुआ कि पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म है, इसे उच्च सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं है। मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप डिटॉल लिक्विड ले लीजिए, डिटॉल का लिक्विड आता है, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, और 4-5 गिलास ले लीजिए, 5 या 6 कोई भी हो, ट्रांसपेरेंट हो या ना हो, 5-6 गिलास लीजिए, और पहले में थोड़ा सा, मतलब 2-3 ड्रॉप पहले वाले में, मतलब 100 ml लो, पहले वाले में 100 ml जल, दूसरे वाले में 90 ml जल, तीसरे में भी 90 ml जल, चौथे में भी 90 ml जल, पाँचवें में भी 90 ml जल ले लीजिए। उसके बाद पहले वाले घोल में आप 1 चम्मच थोड़ा सा डिटॉल ऐड करो, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले वाले में से 10 ml निकाल करके दूसरे गिलास में ऐड करो, फिर दूसरे गिलास में से 10 ml निकाल करके तीसरे गिलास में ऐड करो, फिर तीसरे में से 10 ml निकाल करके चौथे गिलास में मतलब मिलाओ, और फिर चौथे गिलास में से निकाल करके 5वें गिलास में मिलाओ। तो सारा सॉल्यूशन हमारा लगभग पहले में सिर्फ 10 ml कम होगा, लेकिन बाकी जो 4 बीकर होंगे सब में मतलब कि 100 ml तैयार हो जाएगा हमारा। अब डिटॉल है तो डिटॉल तो कलर दिखाई नहीं देगा, तो डिटॉल की प्रॉपर्टी होती है, उसमें स्मेल होता है। तो आप अगर मतलब स्मेल लेंगे किसी भी गिलास से, तो सब गिलास से डिटॉल की स्मेल आएगी, इसमें डिटॉल की महक आएगी। इससे पता चलता है कि डिटॉल के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और धीरे धीरे करके सब गिलास में वो फैल गए। इससे पता क्या चलता है, तो सीधा मतलब यही है कि पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म है, इसे उच्च सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं है। तो 2 कंडीशन, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है पदार्थ के यह कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब पदार्थ के कणों का गुण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, तो हमारी हेडिंग है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब आपके दिमाग में ये बात हो रही है कि अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण वे गुण होते हैं जिनका सभी पदार्थों के कण पालन करते हैं। कणों का गुण होता है, चाहे कोई भी पदार्थ ले लो, ये जो गुण होगा 3 प्रॉपर्टी, चाहे कोई भी पदार्थ आप ले लें दुनिया का, सारे पदार्थ के कण इन गुणों को पालन करेंगे। मतलब सब पदार्थ के कणों में जो गुण पाया जाता है उसी गुण को हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक गुण। एक और चीज़ आपसे बता दें कि पदार्थ की परिभाषा आप लोग पढ़े हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो सीधा अगर कहें तो पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में भार होता है, पदार्थ को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको पहचानना, अभी एक क्वेश्चन आगे आने वाला है कि कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ स्थान घेरता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप के पास 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में से एक बच्चे के पास थोड़ा मतलब नॉलेज ज़्यादा है, पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है, उसका ज्ञान ज़्यादा है, और एक दूसरा बच्चा है वो थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, उसका ज्ञान कम है। अगर हम कहें कि क्या ज्ञान पदार्थ है, तो ज्ञान का मतलब माइंड जिसका जितना तेज़ हो। जिस बच्चे के पास ज़्यादा ज्ञान है, क्या उसके आकार में या भार में कोई परिवर्तन होगा? या जिस बच्चे के पास ज्ञान नहीं है, उसके आकार में या उसके भार में कोई कमी होगी? या ज्ञान जैसे जैसे हम बढ़ता जाएगा किसी भी मतलब कि बच्चे का, अगर ज्ञान नॉलेज उसका बढ़ता जाए तो क्या उसका भार भी बढ़ता जाएगा? क्या उसका आकार भी बढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वह पदार्थ नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका नाम आप सुने और अपना दिमाग लगाएं और पता करें क्या इसके किसी के अंदर समाहित होने से या किसी के अंदर ये क्वालिटी आने से उसके भार में या उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हो गया तो वह पदार्थ है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वह पदार्थ नहीं है। जनरल एक इंसान है तो वो अपना पूरा, मान लीजिए स्कूली तुम ही लोग जा रहे हो तो ड्रेस पहने हुए, वो अपना पैंट शर्ट पूरा टाई वाई लगाए हुए अपना वेट करा लो। वेट करोगे तो कुछ आएगा, 20, 30, 35, 40 जितना भी किलो हो। उसके बाद से ऊपर से स्वेटर पहन लो, फिर वेट करो, तो क्या देखोगे कि वेट हमारा बढ़ गया। तो वेट बढ़ने का मतलब स्वेटर पहनने की वजह से वेट बढ़ा है, इसलिए हम स्वेटर को कहेंगे कि स्वेटर एक पदार्थ है। ठीक है। और क्या पता चला कि सुबह गए स्कूल, जाना है तुमको और बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है आपको, तो आपने अपना वेट कराया, मान लीजिए 20 किलो है, क्या बोलते हैं 30 किलो मान लें, 35 किलो, 40 किलो, जितना भी मान लो, आप कल्पना कर सकते हो। मान लीजिए 40 किलो वज़न है आपका, और आप क्या किया, गए स्कूल, दोपहर के बाद धूप हो गई, ठंडक थोड़ी कम लग रही है हमको। तो ठंडक कम लगने का मतलब आपको मतलब कि जो भी कपड़ा पहन के गए उसको हमको अलग नहीं करना, बल्कि अब गर्मी बढ़ी, ठंडक कम हुई, फिर वेट करो अपना कितना बढ़ेगा। तो वेट बढ़ेगा नहीं, चाहे गर्मी हो। ऐसा नहीं है ना कि गर्मी में ज़्यादा मतलब कि हमारा वज़न बढ़ जाता है, ठंडक में हमारा वज़न कम हो जाता है। वज़न की बात हम कर रहे हैं, ये नहीं गर्मी में कपड़ा पहन के बना लो। कपड़ा जो पहनोगे कपड़ा पदार्थ है, लेकिन जनरल एक इंसान है, वही कपड़ा गर्मी में पहनता है, वही कपड़ा ठंडी में पहनेगा, उसी कपड़े के साथ दोनों का वेट करो, क्या वेट में कोई परिवर्तन? बिल्कुल नहीं होगा। तो वेट में परिवर्तन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि गर्मी और ठंडक भी पदार्थ नहीं हैं। क्लियर? किसी से बहुत ज़्यादा घृणा हो गई, नफ़रत हो गई आपके दिल के अंदर, तो क्या आपके दिल का आकार बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो घृणा भी पदार्थ नहीं है। क्लियर? ऐसे ही पहचानना है कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण 3 ही गुण होते हैं जो सभी पदार्थ के कणों में पाए जाते हैं। और सबसे पहला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कंटिन्यूअस, कभी रुकते नहीं, हमेशा गति करते रहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में, ध्यान से सुनिएगा हम क्या करें, किसी भी पदार्थ में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अगर किसी भी पदार्थ में गतिज ऊर्जा है तो वह गति करेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर? अब यहाँ देखिए, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। अगर गर्म करोगे किसी भी पदार्थ को तो उसके कण की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल हम कहें, अगर अगरबत्ती देखे हों, शायद देखे ही होंगे। अगर अगरबत्ती आपके रूम को कहा जाए कि एक अगरबत्ती लो और अपने रूम के किसी कोने में उसको ऐसे करके, मतलब कि क्या करते हो, रख दो किसी कोने में अगरबत्ती को। रखने के बाद कुछ दूरी पर जाकर वहाँ पे चेयर पे बैठ जाओ। अगर हम पूछें कि अगरबत्ती की स्मेल आपके मतलब कि आप तक पहुँच रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अगरबत्ती की स्मेल नहीं पहुँच रही है। अगरबत्ती को एक कोने में आपने लगा दिया, लगाने के बाद कहीं भी बैठ गए रूम में,
रूम में कहीं भी बैठेंगे तो अगरबत्ती की स्मेल नहीं आएगी। पूछा जाए कि अगरबत्ती की स्मेल कैसी है, कैसा महक रहा है, तो आपको अगरबत्ती के पास जा कर के उसका स्मेल लेना पड़ेगा। लेकिन वही अगरबत्ती अगर हम जला करके लगा दें, अगरबत्ती को जला करके लगा दें, तो आपको फिर अगरबत्ती के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अगरबत्ती की स्मेल आप तक आ जाएगी। तो पहले केस में क्या था, अगरबत्ती के कण थे, उसमें तो उसका तापमान कम था, इसलिए उसके कणों की गति धीमी थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको जलाया तो उसके कणों की गति बढ़ गई। इसका मतलब होता है कि ताप बढ़ाने पर कणों की गति तेज़ हो जाती है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर। दूसरा कंडीशन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। हम बताए तो उस दिन एग्जाम्पल कि पदार्थ के कणों को हम एक गोला मान लें और आप गोला लेकर के कितना हो पास पास सटा के रख दो तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान हो जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। इन खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक स्थान या अंतरा अणुक आकाश कह सकते हैं, कहते हैं। अब इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक प्रकार के पदार्थ के कण दूसरे प्रकार के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अभी इसका एक क्रियाकलाप हम पढ़े भी थे कि नमक को क्या करो, पानी में घोल दो, तो क्या होता है, नमक के कण पानी के रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा अणुक आकाश या स्थान होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। तीसरा नेचर क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं। जनरल अगर आपका टैप वाटर हो और ये क्या बोलते हैं, टोंटी लगा हुआ हो, तो उसको ऐसे आप खोलिए। खोलने के बाद उसके जो पानी गिर रहा है उसको हाथ से काटने की कोशिश कीजिए। अपना उंगली लगाएंगे तो कटेगा नहीं, धार कटेगा नहीं। एक बार कटा, लेकिन उंगली तो आर पार चली जाएगी, लेकिन तुरंत फिर वो धार क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या वो धार टूट जाती है? नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। पानी के कण एक आकर्षण बल, आपस में अट्रैक्शन होगा तभी तो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी आप याद कर। पहला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा अभिलक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। और तीसरा अभिलक्षणिक गुण क्या है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थोड़ी सी चीज़ हम थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं। जनरल ठोस, द्रव और गैस के बारे में 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े होंगे। उसी के बेस पर 2 पॉइंट है, नोट करा देते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। इसलिए कि इसी के बेस पर एक क्वेश्चन हम आपको आगे देंगे, तो उसको आप खुद सॉल्व करके उसका आंसर, नाम अपना और अपना सेक्शन और लिख करके पूरा एक पेज पर सॉल्व करके उस क्वेश्चन को और उसका फ़ोटो ले करके व्हाट्सएप पे भेज के चेक कराना होगा। लिखा है पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम। मतलब ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है और गतिज ऊर्जा भी सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में मध्यम होती है, मतलब मीडियम, और गैस अवस्था में सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक खाली स्थान किसके कणों के बीच में होता है, तो गैस के कणों के बीच सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है और ठोस के कणों के बीच में सबसे कम रिक्त स्थान होता है। तो सेम यही हाल गतिज ऊर्जा के है कि ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है और गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और द्रव के कणों के बीच गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान मीडियम होता है, मतलब ठोस और गैस के बीच का होता है। दूसरा, अंतरा अणुक आकर्षण बल।
ठोस में सबसे अधिक, द्रव में मध्यम तथा गैस में सबसे कम होता है। कणों के बीच का आकर्षण बल जो होता है, सबसे अधिक आकर्षण ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद सबसे कम मतलब गैस में होता है। गैस के कणों के बीच का आकर्षण सबसे कम होता है। तो ताप हम किसे कहते हैं? टेम्परेचर, नाम तो सुने होगा ताप। तो ताप की एक डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। ताप किसी वस्तु की ठंडक तथा गर्माहट का माप होता है। कोई वस्तु ठंडी है, गर्म है, इससे हमको ताप का पता चलता है। अगर वस्तु ठंडी है तो उसका ताप कम है, वस्तु गर्म है तो उसका ताप ज़्यादा है। अब जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं, मतलब दो वस्तुओं को अगर हम संपर्क में रखें, एक गर्म हो और दूसरी ठंडी हो, ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। कहने का मतलब, अगर एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु हम दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो गर्म वस्तु का तापमान अधिक होता है, ठंडी वस्तु का तापमान कम होता है। तो इसका मतलब उच्च ताप गर्म वस्तु का है, निम्न ताप ठंडी वस्तु का है। हमेशा ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। अगर हम कहें कि तापमान को कैसे मापते हैं, तो वस्तु के ताप को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। नाम सुने होंगे आप। तापमापी का मतलब थर्मामीटर। थर्मामीटर को ही तापमापी कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान, मतलब स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद कर लीजिएगा। अब आपके बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT का। जिस क्वेश्चन में अभी बताए थे, पदार्थ के बारे में बताए हैं, उसी के बेस पर आपको यहाँ पे अलग अलग करना है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। इतनी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें से आपको बताना है इसमें पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिख के और व्हाट्सएप पे भेजिएगा और चेक करा लीजिएगा कापी, मतलब अपना सही है कि गलत है। सही इसका आंसर लिखना है, कापी में भी नोट करना है। फेयर की कापी में पतली सी एक कापी बनाइएगा और उस कापी में खूब अच्छे से नोट्स तैयार करिए, क्योंकि स्कूल खुलेगा तो नोट्स कंप्लीट चाहिए, हम बता दे रहे हैं। इसलिए केमिस्ट्री हम सिर्फ यहीं से स्टार्ट किया 9th का, सितंबर से। ये दूसरा लेक्चर है हमारा। तो जिस दिन स्कूल खुलेगा, जिस दिन आएंगे, चाहे वो नए बच्चे हों, पुराने बच्चे हों, कोई भी हो, हमको नोट्स बिल्कुल कंप्लीट चाहिए, वरना बाकी आप लोग जानते ही होंगे। निम्नलिखित परीक्षण का कारण बताइए। क्वेश्चन है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो हम बताए थे कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण ज़्यादा होगा। विसरण का मतलब होता है दो प्रकार के पदार्थ के कणों का आपस में मिल जाना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने के साथ विसरण की दर बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विसरण बढ़ेगा, जो गैस में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मिक्सिंग किस में होती है? गैस में। गर्मा गर्म खाने के कण वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं। खाने का कण है, वायु का कण है, गर्म है तो दोनों कण मिलेंगे। वायु का काम क्या है? चलना। गैस ये सबसे ज़्यादा गति करते हैं ना गैस के कण, इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध हमारे पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पता चलता है कि पानी के कणों के बीच अंतराणुक दूरी अधिक है, मतलब अंतराणुक स्थान अधिक है तथा आकर्षण बल कम होता है। अगर आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो फिर आप हाथ से पानी को नहीं काट पाते। जैसे तैरते हैं ना, कोई भी, तुम भी तो आप स्विमिंग करते हो, तैरने के लिए जाते हो, पानी काट के ही आगे बढ़ते हो। लेकिन वही कोई सॉलिड वस्तु हो, वहाँ पे कहीं उसको काट के हटा करके आगे बढ़ना हो तो कितनी प्रॉब्लम होगी। आकर्षण बल कम, दूरी अधिक, इसलिए पानी कट जा रहा है, वरना नहीं कटता। अब 2 क्वेश्चन और हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका भी आंसर देना है। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख करके और चेक कराना है। पदार्थ के कणों के बीच क्या क्या विशेषताएँ होती हैं? पदार्थ के कणों के बीच क्या क्या विशेषताएँ, वही अभिलक्षणिक गुण तीनों लिखना है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट लिख देना है उसका कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और एक तीसरा होता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निम्नलिखित पदार्थों से उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हम ठोस, द्रव और गैस में आकर्षण बल का क्रम बता चुके हैं, उसी के बेस पर इसमें पहचानिएगा कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है, और उसमें से आकर्षण बल का आर्डर क्या होगा। तो आर्डर आपको रीअरेंज करता है कि सबसे अधिक
आकर्षण किस में होगा, जल में, चीनी में या ऑक्सीजन में, उसके बाद किस में होगा, उसके बाद किस में होगा। यहाँ तक आंसर आप कंप्लीट करके लिखिएगा। थैंक यू।